इमेजिन करो कि आप सुबह शाम मेहनत करके एक पॉट के अंदर पानी भरते रहते हो। कई हफ्ते और महीने बीत जाते हैं। आप देखते हो कि आपको उस पॉट को भरते हुए एक साल से भी ज्यादा हो चुका है। लेकिन अब जब आप इतनी मेहनत करने के बाद एक दिन उस पॉट के अंदर झांकते हो तो उसमें कुछ भी पानी भरा नहीं होता। ये काफी अजीब बात है ना। लेकिन यही सेम चीज कई लोगों के साथ भी होती है जो एफडी में अपना पैसा रखते हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ने की बजाय हर साल कम होती जाती है और यही सेम चीज गॉट्रॉक्स फैमिली के साथ भी हो रही थी। आज हम जानेंगे कि हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए इस बुक से, जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। सो बैक टू द टॉपिक। इस बुक में एक फैमिली के बारे में बताया गया है जिसका नाम गॉट्रॉक्स फैमिली है। गॉट्रॉक्स फैमिली यूएस कंपनीज के 100% शेयर्स ओन करती थी और ये इतनी रिच फैमिली थी कि दुनिया में ऐसी कोई चीज थी ही नहीं जो ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और यही वजह थी कि गॉट्रॉक्स फैमिली के हर एक मेंबर ने सभी यूएस कंपनीज के हर एक शेयर को खरीद रखा था और ये एक ही फैमिली के सारे लोग पूरे यूएस के शेयर मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे। हर साल गॉट्रॉक्स फैमिली को अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता था। डिविडेंड का मतलब ये होता है जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी शेयर करती है। अब यहाँ तो सभी लोग एक ही फैमिली से थे। जितना भी डिविडेंड यूएस कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को देती, सारा का सारा डिविडेंड गॉट्रॉक्स फैमिली को ही मिलता था और वक्त के साथ साथ गॉट्रॉक्स फैमिली की वेल्थ बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन ये लोग एक ऐसी मिस्टेक कर बैठते हैं जिसकी वजह से स्टॉक से इनकी जितनी भी इनकम हो रही थी वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। कैसे? तो चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। गॉट्रॉक्स फैमिली के कुछ मेंबर्स फैमिली के दूसरे मेंबर से और ज्यादा अमीर होना चाहते थे, तो इसलिए वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को हायर करते हैं ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट बाकी फैमिली मेंबर से और ज्यादा बढ़ सके। वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट उन्हें सजेस्ट करता है कि तुम अपने कुछ शेयर्स अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स को बेच दो और वो शेयर्स उनसे खरीद लो जो अभी अंडर वैल्यूड है, यानी जो फ्यूचर में तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। और इसके बाइंग और सेलिंग के ट्रांजैक्शन का काम मैं देख लूंगा। लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी वेल्थ बढ़ने की बजाय और कम होने लगती है। अब इसका रीजन ये होता है कि एक तो उन्हें ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन फी और कमीशन के नाम पे कुछ परसेंटेज ऑफ मनी उस फाइनेंशियल एक्सपर्ट को देना पड़ रहा था, जहां वो जितना भी कमाते उसमें से एक हिस्सा उस फाइनेंशियल एक्सपर्ट को चला जाता। और दूसरा ये कि पहले जब गॉट्रॉक्स फैमिली सारे शेयर्स को 100% ओन करती थी तो चाहे मार्केट कैसा भी परफॉर्म करे, लेकिन जब वो अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखते थे तो उन्हें लॉन्ग टर्म में मार्केट का एवरेज परसेंटेज ऑफ रिटर्न ही मिलता था, जिससे उनकी वेल्थ हर साल बढ़ती थी। लेकिन जब वो लोग आपस में ही स्टॉक्स को बाय और सेल करने लगे तो इससे हुआ ये कि कोई फैमिली मेंबर प्रॉफिट बनाता तो वही किसी को लॉस होता था। क्योंकि मान लो अगर गॉट्रॉक्स फैमिली का कोई मेंबर किसी दूसरे फैमिली मेंबर से XYZ शेयर खरीदता और उसे ABC शेयर बेच देता, तो अगर XYZ शेयर की प्राइस बढ़ती और ABC शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता था तो इससे सिर्फ उस फैमिली मेंबर को फायदा होता जिसने ज्यादा XYZ शेयर खरीद रखे हैं या जिसने ABC शेयर को किसी फैमिली मेंबर को बेच दिया था। यानी फैमिली में सब इक्वल वेल्थ होल्ड नहीं कर पा रहे थे, सबकी वेल्थ एक दूसरे से कम ज्यादा हो रही थी। और इन्हीं सारी चीजों से तंग आकर वो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट को निकाल देते हैं और एक नई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की पूरी टीम को हायर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ भी उनकी इनकम बढ़ने की बजाय पहले से भी ज्यादा कम हो जाती है, तो वो उस फाइनेंशियल एक्सपर्ट की टीम को भी हटाकर दूसरे नए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को हायर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जितने ज्यादा रेप्यूटेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे थे उन एक्सपर्ट्स का कमीशन और सैलरी उतना ही ज्यादा उन फैमिली मेंबर्स को पे करना पड़ रहा था। फाइनली एक फैमिली मेंबर इस बात को समझ जाता है और वो दूसरे फैमिली मेंबर से कहता है, हम इन सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को हटा देंगे और फिर से पहले की तरह ही सारे शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे। और जब वो सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को निकाल देते हैं और अपने सारे शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो ऐसा करते ही गॉट्रॉक्स फैमिली के सभी मेंबर्स की वेल्थ पहले जैसी ही बढ़ने लगती है। उन्हें कम से कम टैक्स पे करना पड़ता है और कोई कमीशन भी नहीं देना पड़ता। साथ ही साथ जितना उन्होंने लॉस किया था वो भी रिकवर हो जाता है, क्योंकि स्टॉक्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग और डिविडेंड की वजह से उनकी इनकम भी पहले की तरह ही मैक्सिमम हो जाती है। और यही हमारी इस बुक से पहली लर्निंग है, लेस कॉस्ट इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट। मतलब अगर आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न कमाना है तो आपको अपनी कॉस्ट जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे लग रही है उसे कम से कम करना होगा। और जब हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमें अलग अलग चार्जेस पे करने पड़ते हैं,
जैसे ट्रेडिंग फी, कमीशंस, ब्रोकरेज एटसेट्रा। और सेम एफडी के साथ भी होता है। देखो एफडी में हम कोई डायरेक्ट चार्ज तो पे नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें एक हिडन कॉस्ट पे करनी पड़ती है और उस हिडन कॉस्ट का नाम है इन्फ्लेशन। क्योंकि जब भी हम अपने पैसे को सेविंग अकाउंट या एफडी में रखते हैं तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, जिससे हमारी पैसों की वैल्यू बढ़ने की बजाय हर साल कम होती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप एफडी में 10 साल के लिए 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो और अगर आज एक पेन की कीमत 100 रुपए है तो अगले 10 साल बाद अगर एक पेन की कीमत 150 रुपए हो जाती है तो 10 साल बाद आपको एफडी से 150 रुपए या उससे ज्यादा मिलने चाहिए। लेकिन एफडी में हमें जितना रिटर्न मिलता है तो इन्फ्लेशन उससे दुगना है। यानी अगर एफडी में हमें 5 से 6% का रिटर्न मिलता है तो इन्फ्लेशन 10 से 12% के आसपास है। अब इन सारी झंझट का सॉल्यूशन हमें वॉरेन बफेट बताते हैं। उनके अकॉर्डिंग एक ऐसे इंसान के लिए जो इन्वेस्टमेंट वाली चीजों में अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता और एक अच्छा और थोड़ा सेफ रिटर्न कमाना चाहता है तो उसे अपने पैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने चाहिए। और इस बुक में भी हमें यही बताया गया है। लेकिन इंडेक्स फंड क्या है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखो आपने म्यूचुअल फंड के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुन रखा होगा। म्यूचुअल फंड में एक एक्टिव एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड को एक्टिवली मैनेज करता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है इंडेक्स फंड के मुकाबले। एक्सपेंस रेशियो मतलब आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए सामने वाले को कुछ फी पे कर रहे हो। अब वही इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो कम इसलिए होता है क्योंकि इंडेक्स फंड में कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता, बल्कि इंडेक्स फंड एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी 50, जिसमें इंडिया की टॉप ग्रोइंग कंपनीज होती है। जैसे सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 बेस्ट कंपनीज होती है और वहीं निफ्टी 50 में इंडिया की 50 सबसे बेस्ट ग्रोइंग कंपनीज होती है। और अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो वो सेंसेक्स या निफ्टी 50 से निकल जाती है और उसकी जगह कोई और कंपनी ऐड हो जाती है जो मार्केट में उस कंपनी से अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इसीलिए हमारा पैसा जब टॉप कंपनीज में लगा होता है तो वहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑथर हमें इंडेक्स फंड ही क्यों सजेस्ट करते हैं, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं? देखो ऑथर हमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं। पहला तो ये कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को जितना हो सके उतना कम रखना चाहिए। दूसरा, जितनी कम हलचल हमारी इन्वेस्टमेंट में हो उतना हमारे लिए बेहतर है। मतलब जैसे बार बार स्टॉक्स को बाय और सेल करना, अपने फंड को एक्टिवली मैनेज करना, ये सारी चीजें करने से शॉर्ट टर्म में तो आपको कुछ फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपके कंपाउंड रिटर्न को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तीसरी बात, हमारी इन्वेस्टमेंट एकदम सिंपल और स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, वरना हम अपने इमोशंस के बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने लगते हैं। चौथा, हमें कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए कि इस टाइम तक इस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस इतनी होंगी या इतने वक्त तक मार्केट गिर या बढ़ सकता है। अब यही सारी चीजें आपको इंडेक्स फंड में देखने को मिलेंगी। जैसे इंडेक्स फंड की कॉस्ट भी एकदम मिनिमम होती है म्यूचुअल फंड या बाकी अदर इन्वेस्टमेंट से, और इसमें सिंपली हम अपना पैसा बेस्ट कंपनीज में लगाकर स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, जिससे हमें मार्केट को टाइम भी नहीं करना पड़ता और लॉन्ग टर्म में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा कंपाउंड रिटर्न मिलता है। लेकिन फिर भी एज एन इन्वेस्टर हमें कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना चाहिए कि मार्केट में हमारे लिए सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।